गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। जैसा कि आप लोगों की डिमांड हो रही थी कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाकी पार्ट्स आप डाल दीजिए, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले इसके बेसिक को हम समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग बाई स्पेक्ट्रोस्कोपी? पहले आपको मैंने लास्ट टाइम एक रिकॉल कर देता हूं कि जब किसी मैटर के ऊपर, एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो उनके इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डिफरेंट होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो उससे जो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होंगे वो सेम होंगे या वो भी डिफरेंट होंगे? वो भी डिफरेंट होंगे। क्योंकि यदि कम लाइट, कम पावर की एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें हल्के चेंजेस होंगे, ज़्यादा पावर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट तरह की हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर के ऊपर। तो हम बात करते हैं सबसे पहली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो द ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन विद मैटर। जब किसी मैटर के ऊपर यूवी विजिबल रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो उनके इंटरेक्शन से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसी ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन, जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन को डाला जाता है, यानी कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केवल अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन को किसी मैटर के ऊपर डालते हैं और तो वो मॉलिक्यूल उस अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्योंकि अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में जंप कर जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो द ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द interaction of ultraviolet and visible radiation with matter is called UV visible spectroscopy. When a molecule absorbs electromagnetic radiation in UV visible region, it results electronic transition. So it is also called electronic spectroscopy. तो वास्तव में हम बार बार बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पार्ट जो केवल यूवी विजिबल को इंडिकेट करता है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं यूवी विजिबल रीजन। तो वास्तव में यूवी विजिबल रीजन की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स वेवलेंथ होती है। तो आपको मालूम है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा था, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमको मिला था। तो उस स्पेक्ट्रम में ये यूवी विजिबल वाला रीजन कौन सा है? तो द पार्ट ऑफ electromagnetic radiation which lies in the range of 150 nanometer to 800 nanometer is called UV visible region. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला पार्ट जो 150 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक की रेंज में, वेवलेंथ वाली रेंज में होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? यूवी विजिबल रीजन, यूवी विजिबल रीजन। तो इसको हम यदि हम देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन एंड सेकंड वन इज विजिबल रीजन। तो इसको डिवाइड करके बताते हैं। तो 150 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक के रीजन को जो बोलते हैं हम फार अल्ट्रावायलेट, और 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर को बोलते हैं नियर अल्ट्रावायलेट, जबकि 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक के रीजन को बोलते हैं हम विजिबल रीजन। तो वन बाय वन इनको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है यूवी रीजन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच लाइज इन द रेंज ऑफ 150 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। तो 150 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रीजन। इस अल्ट्रावायलेट रीजन को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, फार अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कि जो विजिबल से दूर होगा उसको हम फार बोलेंगे, जो विजिबल के पास होगा उसको नियर बोलेंगे। तो पहले बात कर रहे हैं हम फार अल्ट्रावायलेट रीजन। इट लाइज फ्रॉम 150 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, और इसमें जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी तो वो वैक्यूम में की जाती है, तो उसे बोलते हैं वैक्यूम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद दूसरा नंबर पे पार्ट आता है नियर अल्ट्रावायलेट। इट लाइज फ्रॉम 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, क्योंकि ये विजिबल के बिल्कुल पास में है, तो इसलिए से बोलते हैं हम नियर अल्ट्रावायलेट रीजन। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है विजिबल रीजन, द electromagnetic radiation which lies in the range of 400 nanometer to
800 नैनोमीटर इज कॉल्ड विजिबल रीजन, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं विवग्योर में। जो स्पेक्ट्रम आप जानते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसका मतलब वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होती है और रेड की एनर्जी कम होती है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में माइग्रेट होते हैं। तो कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो सकते हैं? तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस इन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। व्हेन ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स ultraviolet and visible radiation, it results electronic transitions, and generally there are 4 type of electronic transition which are allowed takes place in ultraviolet visible spectroscopy। वास्तव में टोटल 6 होते हैं, पर जिनमें से 4 अलाउड होते हैं और 2 फॉरबिडन होते हैं। तो 2 फॉरबिडन को तो हम वैक्यूम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। इन जनरल जो हम बात करते हैं वो 4 अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं, जो आप लोगों के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच आर अलाउड टेक्स प्लेस इन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक डायग्रामेटिकली हम देखते हैं तो आप सभी जानते हैं 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यदि इन ऑर्बिटल्स को हम एनर्जी के सीक्वेंस में देखें तो हमारे पास जो डायग्राम बनता है तो सबसे कम एनर्जी का होता है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे ज्यादा एनर्जी का होता है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे ज्यादा एनर्जी का होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे ज्यादा एनर्जी का पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा एनर्जी का होता है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं? तो देखो यहां आपको दिख रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस सबसे लोअर वाले सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और ये अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके कहां जंप कर जाए, एक्साइटेड हो जाए, सिग्मा स्टार में जंप कर जाए, तो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को बोलते हैं हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि पाई से इलेक्ट्रॉन जंप करके पाई स्टार में पहुंच जाए तो दैट्स कॉल्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यदि इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जंप करके एक्साइटेड होकर सिग्मा स्टार में पहुंच जाए तो कॉल्ड है सिग्मा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और लास्ट में आप देखें यदि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जंप कर जाए तो उसे बोलते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये 4 ट्रांजिशन अलाउड होते हैं और हम इन्हीं लोगों को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो अलाउड नहीं थे वो कौन से होते हैं? वो होता है पाई टू सिग्मा स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार एंड सिग्मा टू पाई स्टार, जो अलाउड नहीं होते, जो वैक्यूम में पड़ते हैं। तो हम केवल इन 4 की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। In this transition, electron excited from sigma bonding molecular orbital to sigma star anti-bonding molecular orbital. So it is called sigma to sigma star transition. सबसे पहले ये देखिए इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें चाहिए। सो इट टेक्स प्लेस इन फार अल्ट्रावायलेट रीजन के करीब में ये होता है और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये होगा जिनके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं? सच एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन और इसके अलावा हाइड्रोजन, क्योंकि इनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता। तो जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हाइड्रोजन। सबसे पहले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ओपन कर लें और देखें यदि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो वो कौन सा ट्रांजिशन देगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसके बाद दूसरे ट्रांजिशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन फ्रॉम पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दिख रहा होगा आपको, देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब कम एनर्जी का मतलब ज्यादा वेवलेंथ। तो ये कहां पे होगा? इट इज नियर विजिबल रीजन के आसपास, यानी कि जहां शुरुआत होगी ये लगभग, या इसे कह दो नियर अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। तो किन मॉलिक्यूल्स में होगा? जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड किसके अंदर पाए जाते हैं? एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा मैं और बोल सकता हूं एक्सेप्ट, यदि बस कंडीशन ये है कि लोन पेयर उसमें नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इस कैटेगरी में आते हैं जिनमें कोई लोन पेयर नहीं हो। तो जैसे एथीन, एसिटिलीन, बेंजीन, टॉलीन,
नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, तो यानी कि वो सारे मॉलिक्यूल जिनमें पाई बॉन्ड हो पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल में कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कौन कौन से शो कर सकते हैं, तो आपको दो तरह के बॉन्ड यहां दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो ये दो तरह के ट्रांजिशन शो कर देगा। पहले प्रेफरेंस देगा क्योंकि कम एनर्जी का होगा तो पाई टू पाई स्टार, और थोड़ी ज्यादा एनर्जी लेगा तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। नंबर थर्ड, N2 sigma star transition. In this transition, electron excited from non-bonding molecular orbital to sigma star anti-bonding molecular orbital. As per the diagram, it requires less energy than sigma to sigma star transition, but more energy than pi to pi star transition. तो ये वाला ट्रांजिशन किन मॉलिक्यूल्स में होगा? जिन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसा हम देख सकते हैं कि हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, थायो एल्कोहल, ईथर, थायो ईथर, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड, हैलोजन एसिड्स, एमाइंस, these molecules contain sigma bond as well as lone pair of electron. So these molecules give N2 sigma star transition by absorption low energy in UV visible region. When they absorb high energy, they can also give sigma to sigma star transition. क्योंकि इनके पास केवल दो ही चीजें हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड से और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इनमें दो तरह के ट्रांजिशन हो जाते हैं, N2 सिग्मा स्टार जिसको ये प्रेफर करेंगे और ज्यादा एनर्जी पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसके बाद इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, डाई मिथाइल ईथर and water. These molecules contain sigma bond and lone pair, so they will prefer N2 sigma star transition. Fourth one is N2 pi star transition. In this transition, electron excited from non-bonding molecular orbital to pi star anti-bonding molecular orbital is called N2 pi star transition. क्या होगा ये मॉलिक्यूल के लिए? क्योंकि आपको मालूम है एज पर द डायग्राम इसमें सबसे कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि N2 पाई स्टार में सबसे कम एनर्जी की रिक्वायर्ड है, तो इट रिक्वायर्स वेरी लेस एनर्जी देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और सबसे कम एनर्जी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में ही रिक्वायर्ड होती है। अब ये किन मॉलिक्यूल्स में आकर करेगा? तो जिनमें पाई बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन टेक्स प्लेस करेगा। तो इट टेक्स प्लेस इन मॉलिक्यूल्स containing multiple bond and lone pair of electrons such as aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, acid amide, acid halide. These are the compounds containing multiple bond as well as lone pair of electron, except that cyanides, if alkyl cyanide or hydrogen cyanide, it contain multiple bond as well as lone pair of electron. For example, acetaldehyde, acetone, एसिटिक एसिड, मिथाइल इथेनोएट यानी कि डाई मिथाइल ईथर, एस्टर, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इस तरीके से इन मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सबसे पहले प्रेफर करेंगे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर प्रेफर करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि लोन पेयर है तो ये N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी शो करेंगे। बट प्रेफर किसको करेंगे? क्योंकि जो सबसे कम एनर्जी का होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और साथ में मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो वो शो करेंगे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन प्रेफर। अब डिफरेंट तरह के जो हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करे हैं उनके ऊपर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जैसा कि हमने देखा सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किसमें चाहिए थी? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, उससे कम एनर्जी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, उससे कम एनर्जी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, और सबसे कम एनर्जी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में। तो क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज एज फॉलोज। सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, इससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।